बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, DGFIA साहब को ये बात अगर पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई कर सकता है तो ये आप लोगों में से किसी को नहीं पता था। बैरिस्टर फरोज नसीम हो गए, आप खुद बैरिस्टर हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह की मुलाकातें हुई? शुक्रिया अर्शद। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी इसका कैटेगोरिकल डिनाइल कर चुका हूँ। ना ही ऐसी कोई मीटिंग हुई, ना ही ये बशीर मेमन साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस ऐसे किसी पर्पस के लिए बुलाया गया। इनकी तो गिनती की 2-3 मीटिंग्स हुई होंगी प्राइम मिनिस्टर साहब से, और वो भी कुछ केसेस की जो स्पेशली जो फाटफ की जब कार्रवाई शुरू हो रही थी और उसमें जो मनी चेंजेस के ऊपर एक कंट्री वाइड ऑपरेशन था, स्मगलिंग के ऑपरेशंस थे, जो इंडिविजुअल मीटिंग्स होती हैं जिसमें 1-2 लोग होते हैं, टोटल वो मीटिंग्स हुई हैं। उसके अलावा तो बड़े मीटिंग्स होती हैं, 10-20 लोग होते हैं, उसके अंदर एजेंडा होता है उसका। तो ऐसी कोई मीटिंग कभी बिल्कुल हुई ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बात फरमा रहे हैं कि जी बस इन्हें ही कानून का पता था, और ऐसी एक अलफ लैलवी दास्तान सुना रहे हैं कि जी इनको बुला के कहा गया केस बनाना है। मतलब क्या केस बनाना है? मुझे तो ये समझ नहीं लगी कि FIA की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो FIA को बुला के कहना कि उनके केस का बनाना है। इन साहब ने कुछ अर्सा पहले भी एक ऐसा ही सनसनीखेज बयान जारी किया था, और ये बेसिकली वही पुराने डब्बे में नया माल डाल के बेचने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल इन्होंने एक और इंटरव्यू भी ऐसे ही किसी YouTube के चैनल को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने बुला के मुझे ख्वाजा आसिफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाने का कहा। अब ये इतना एक भोंडा इल्ज़ाम था कि ये डायरेक्शन आर्टिकल 6 के मद में तहकीक करने की कि पाकिस्तान का वज़ीर दिफा किसी बैरून मुल्क की कंपनी में मुलाजमत कर रहा है उस वक़्त जब वो वज़ीर दिफा है, इस मामले की ये तहकीक करे। ये वफाकी काबीना ने इन राइटिंग हुक्म भिजवाया था FIA को, और उसको ऐसा सनसनीखेज बना के इन्होंने पेश करने की कोशिश की और बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुए। अब ये दूसरी दफ़ा एक वैसी ही एक कोशिश इन्होंने की जिसका ना कोई सर है ना वो पैर है, कोई इसके साथ कोई एविडेंस नहीं है। सबसे पहले अगर आप देखिए तो ये एक बड़ी गुमनाम सी एक YouTube की वेबसाइट के ऊपर वीडियो आती है, फिर किसी एक प्रोग्राम के ऊपर बिठा दिया जाता है 1 घंटे के लिए और वो एक भाषण देते हैं। तो ये सारा मैं समझता हूँ दोबारा से किसी को खुश करने के लिए ये इस तरह की कोशिश तो कर रहे हैं। बहरकैफ इनके तमाम इल्ज़ामात को डिनाई भी कर दिया है। मेरे लॉयर्स ने आज इनको लीगल नोटिस भी इशू कर दिया है। इंशाल्लाह इनको अदालत भी लेके जाएंगे, और इनके पास अगर ऐसे कोई सबूत हैं तो इनको सामने लेके आने चाहिए। बेबुनियाद जो बातें हैं उनका कोई मकसद नहीं है। और एक मैं और चीज़ एडिशनली ऐड करना चाहता हूँ कि ये ख्याल इनको 1.5-2 साल बाद क्यों आया, जब ये पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इनको इस बात के ऊपर इमीडिएटली अगर इस किस्म की कोई बात मैंने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, लॉ मिनिस्टर ने या किसी भी शख्स ने इनसे की थी, तो इस चीज़ को फ़ौरन नोटिस लेके आते मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सामने। इनकी जो रिपोर्टिंग लाइन होती है वो सेक्रेटरी इंटीरियर की है, उनको इससे आगाह करते, कोई चिट्ठी लिखते, वज़ीर आज़म को लिख सकते थे, सदर पाकिस्तान को लिख सकते थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख सकते थे। किसी से कोई बात नहीं हुई, और आज बैठे बिठाए इनको ख्याल आ गया जी कि उस वक्त ये हुआ था और मैंने कुछ नहीं किया। और भी इनके इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मैं उसकी तरफ भी आता हूं। तो ये जो मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है, ये आज से 2-2.5 साल पहले की बात है जिसका उन्होंने हवाला दिया, और आप कह रहे हैं कि इस तरह की मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग्स हुई हैं वज़ीर आज़म से, इनकी सेपरेटली भी कोई मीटिंग्स हुई हैं जो कि रिकॉर्ड पे, और क्या जो वज़ीर आज़म से मुलाकातें होती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है? PM ऑफिस में एंट्री का सारा लॉग मेंटेन होता है, CCTV फुटेज वगैरह वो अवेलेबल होती हैं, और क्या इतनी पुरानी CCTV फुटेजेस अवेलेबल होंगी? बिल्कुल अर्शद, ये तमाम मवाद तो मौजूद होता है। जब भी कोई मीटिंग होती है, कौन आता है, वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं उनके पास इसकी पूरी डिटेल होती है। अब ये कह देना कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक मीटिंग हुई, उसके बाद अजीब सी एक अलफ लैलवी सी बात करते हैं कि फिर उसके बाद ये मेरे कमरे में आ गए, मैं अपने कमरे में इनको और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेके जनाब वो लॉ मिनिस्टर के ऑफिस में चला गया। ये एक बिल्कुल ही मजाका खेज चीज़ है। और FIA का तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि जो एक चीज़ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कि केस बनाना है। अब देखिए, इन्होंने जल्दी में ये इल्ज़ाम तो लगा दिया, लेकिन इनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि जो वो बात कर रहे हैं उसकी वैसे भी कोई लीगल बेसिस नहीं है। अच्छा, जो वज़ीर आज़म से मुलाकातें होती हैं उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी होते हैं?
नहीं, जो वन ऑन वन मीटिंग्स होती हैं या जो छोटी मीटिंग्स होती हैं उसके तो मिनट्स नहीं होते, लेकिन जितनी भी बाकी मीटिंग्स होती हैं पीएम ऑफिस की उनके बिल्कुल मिनट्स होते हैं। जो स्केड्यूल्ड मीटिंग्स होती हैं उनके बिल्कुल मिनट्स लिए जाते हैं, उसके ऊपर फॉलो अप होता है। यूजुअली उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कोई डिप्टी सेक्रेटरीज या एडिशनल सेक्रेटरीज भी बैठे होते हैं जो नोट्स लेते हैं। यानी कि अगर इस हवाले से वो लॉग बुक्स देखी जाएं तो डेट्स मालूम की जा सकती हैं कब कब बशीर मेमन साहब वजीर आजम ऑफिस आए। बिल्कुल लॉग बुक देखी जा सकती है, लेकिन बशीर मेमन साहब ने तो कोई इस किस्म की ना कोई डेट दी है ना वो कोई चीज़ दी है। मैं अगर आपके साथ एक कमरे में जाके मिलता हूँ और बाहर निकल के मैं वन साइडेड स्टोरी देता हूँ कि मुझे कमरे में ये कहा गया, वो भी 2 साल बाद, तो सबसे पहले तो इस हकीकत को देखा जाना है कि क्या इस किस्म की इसके पीछे क्या इंटेंशन क्या है कि आप उस वक़्त मौके पे जिस वक़्त ये बात अगर हुई थी तो आपको तो ये चीज़ उस वक़्त मंजर आम पे लेके आनी चाहिए थी। आज 2 साल बाद ऐसी क्या चीज़ हुई है कि आज आप वो बात खड़ी कर रहे हैं? आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ हुई है जो बशीर मेमन साहब आज बकौल आपके 2 साल बाद या 3 साल बाद ये वाला मामला खड़ा कर रहे हैं दोबारा? देखें, ये बात तो बशीर मेमन साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगी, या बशीर मेमन साहब के इस वक्त जो गुन गा रहे हैं या बशीर मेमन साहब को जो लगाने वाले थे वो इस बात को बेहतर बता सकते हैं। मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि आज इनको क्या इस तरह से बैठे बैठाए इतना यकदम ख्याल आया कि जी मुझे तो ये रेवलेशंस करनी चाहिए, सो कॉल्ड रेवलेशंस मैं कहूँगा दोबारा से। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, एक इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पर लगता है पॉलिटिकल विच हंटिंग का, और यही बात बशीर मेमन साहब ने की, मरियम को पकड़ लो, फलाने को पकड़ लो, किन किन को पकड़ो, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये दोनों खास तौर पे, फिर शहबाज शरीफ साहब और उनका बेटा हमजा, फिर कैप्टन सफदर, फिर उनका बेटा जो है वो सलमान शहबाज, और खास तौर पे मरियम नवाज साहिबा का तो तीन जगहों पे। एक तो उन्होंने कहा मरियम नवाज साहिबा के लिए वो जो जब वो एजुकेशन का कोई रिफॉर्म्स का कोई, एक तो उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल चिट्ठी लिख दें, हम बिल्कुल करेंगे इंक्वायरी, लेकिन वो चिट्ठी नहीं आई। फिर दूसरा वो जो तस्वीर आई थी फर्स्ट लेडी की, उस पर उन्होंने कहा कि जिसको टेररिज्म का केस बनना चाहिए। तीसरा वो जो जज वीडियो स्कैंडल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि टेररिज्म होना चाहिए। इस तरह के मुतालबात थे जो कि मतलब मैं उनको ये नहीं कहता था कि वो, मैं कहता था कि जी वेयर द लॉ, कि तो हम काम करेंगे ना। जी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, ये डायरेक्शंस दी गई ये सारी जिसका बशीर मेमन साहब जिक्र कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं, इस किस्म की कोई डायरेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। और बशीर मेमन की जो बेमंतक बात है उसको तो आप अगर थोड़ा सा ही उसको डायसेक्ट करना शुरू करें, सलमान शहबाज जो हुकूमत आते साथ ही मुल्क से मफरूर हो गया, उसके ऊपर केस बनाओ। उसके ऊपर तो नैब का एक इतना बड़ा एसेट्स का, टीटी का, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऑलरेडी बन रहा था, तो बशीर मेमन ने कौन सा केस करना था इनके ऊपर। हमजा जो था वो तकरीबन 6 माह बाद नैब ने उनको हिरासत में ले लिया, उनके ऊपर वो मनी लॉन्ड्रिंग का 7 अरब रुपए की टीटीज़ का केस इनके ऊपर बन जाता है। मरियम की बात कर रहे हैं, मरियम तो ऑलरेडी उस वक्त कन्विक्टेड और जेल के अंदर थी। बिल्कुल ही बेपर की बातें हैं, और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो इनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा कि ये तो फैक्चुअली अगर आप डेट वाइज देखें तो जो फरमाइशें ये बता रहे हैं उस वक्त तो ये तमाम लोग अपने केसेस, और आज भी वो अपने केसेस भुगत रहे हैं। अच्छा अरशद, एक और बड़ी लॉजिकल बात है कि चलें जी बशीर मेमन साहब तो बड़े ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा जी एज़ पर लॉ चीज़ें होंगी। बशीर मेमन साहब जब FIA छोड़ के चले गए, उनको छोड़े हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, मेरा ख्याल है 1.5 साल हो चुका है। तो उस 1.5 साल में FIA ने कौन से केसेस बनाए हैं किस अपोजिशन जमात के बंदे के ऊपर, सामने ले आइए। उसके बाद आप मुझे बता दीजिए 1.5 साल के ऊपर किस या कोई अपोजिशन का, ख्वाजा आसिफ, हमजा या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, किसी के ऊपर भी FIA ने कोई कार्रवाई की हो। तो ये तो बिल्कुल ही इसकी कोई मंतक ही नहीं है। अच्छा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जज वीडियो स्कैंडल का उन्होंने जिक्र किया, इस हवाले से आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नून लीग की क़यादत भी उनके साथ थी, और उसमें क्या इल्ज़ाम लगाया था मरियम बीबी ने, आइए देखते हैं। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं, और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मेरी, मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊँ। अच्छा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, इस केस की तहकीकात किसने की थी, और इसमें जो तहकीकात थी
कुछ लोगों के नाम निकाले भी गए थे, क्या हुआ था इस मामले में और अब इसका स्टेटस क्या है? पेंडिंग पड़ा है किसी कोर्ट में? जी बिल्कुल अरशद, ये तो देखिए ये बिल्कुल वो वाली बात हो जाएगी कि चूँकि उस वक़्त वो कुछ बोल रहे हैं तो हम बहुत सारी हक़ाइक़ को सामने लेके आएँ। मेरा ख्याल है कि इस पे तो तफसीली बहस फिर किसी वक्त के लिए रख छोड़ते हैं, लेकिन एक बड़ी हैरान कुन चीज़ थी कि जब ये जज वीडियो स्कैंडल सामने आया तो FIA के पास जो मामला गया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रेफ़र हुआ। उसमें जज अरशद मलिक कंप्लेनेंट थे, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। जिन लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया इस सारे काम के लिए, उसका एक बड़ा अहम किरदार जो था वो नासिर जंजुआ नामी शख्स था। मिड जैक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उस वक़्त बशीर मेमन साहब ने विद इन आई थिंक 24 आवर्स उनको एग्जॉनरेट करवा दिया और उनको उनका बेगुनाही का चलान अदालत में दाखिल करवा दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारे सवालिया निशान इनके रोल और कैरेक्टर के ऊपर उस वक्त उठे थे, जिस वजह से इनको अपने ओहदे से हटा दिया गया था। ये मिड जैक वाले साहब जो नासिर जंजुआ साहब हैं, जिनके बारे में जज अरशद मलिक का एफिडेविट था कि वो गाड़ी में कितने मिलियन पैसे लेके घूम रहे थे, कुछ इस तरह का था, यूरो वगैरह? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या फिगर थी, कुछ याद है आपको? उनका है, मुझे इस वक्त 10.5 याद नहीं है कि वो कितनी फिगर्स थी, लेकिन इनको कोई 50,000 या 50 लाख यूरोस, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट अमाउंट वाज, जो उनके एफिडेविट के मुताबिक। देखिए ना, एक वीडियो आई, उसमें एक जज जो है वो बता रहा है कि इस तरह से मुझे इल्ज़ाम लगाया गया और मेरे ऊपर इस तरह से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, मुझे पैसा देने की कोशिश की गई, और वो तमाम चीज़ वो एफिडेविट के अंदर दे रहा है। अब जिस वक्त आप इंक्वायरी हो रही है, आप विद इन 24 आवर्स इंक्वायरी के एक शख्स को एग्जॉनरेट कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल वो तो अब अरशद मलिक साहब ही फौत हो चुके हैं और केस तो खैर अदालत में चल रहा है, FIA ही उसको देख रही है। लेकिन ये जो किरदार था और इस किरदार में जिन लोगों को बेनिफिट दिया गया, वहाँ से ये चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो जाती हैं कि ये बशीर मेमन साहब आजकल किस फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात उन्होंने की और काफ़ी सारे नाम लिए, जिसमें एहसन इकबाल साहब का भी नाम है, पीपल्स पार्टी लोगों के नाम है कि किस किस को पकड़ो और अंदर कर दो। क्या क्या उन्हें, आइए देखते हैं। एहसन इकबाल पे था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे था, राना सनाउल्ला, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर साहब, फिर पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह, नफीसा शाह साहिबा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, असलान इफ्तिखार साहब जो है, असफंद यार वली, अमीर मुकाम, मतलब हर एक के लिए फलां को क्यों नहीं पकड़ते, फलां को पकड़ लो, फलां ने आज ये कहा है पकड़ लो। वो कहते सर खुदा का वास्ते हम कोई गैंग थोड़ा है, FIA इज नॉट अ गैंग कि आप जाएं और जाकर के बंदे को तंबू करके, हमने एक कानूनी प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। जी, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, और जितने उन्होंने नाम लिए इसमें तकरीबन सभी पे मुकदमात तो बने हुए हैं। तो वो मुकदमात क्या बशीर मेमन साहब ने बनाए हैं, वो मुकदमात क्या हमारी हुकूमत में बने हैं? ये तमाम मुकदमात, इनका जेनेसिस, ये इनकी शुरुआत तो हमारी PTI की गवर्नमेंट आने से पहले का हो चुका है। ये जो बशीर मेमन साहब इस वक्त तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इनका अपना थोड़ा सा, आप तो चूँकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहते हैं, आप सिंध को ही उठा के देख लीजिए कि इनका सिंध में आसिफ जरदारी फैमिली के साथ क्या मामला था और ये क्या एक मिशन लेके चल रहे थे। GIT फेक अकाउंट रिपोर्ट तो बहुत मेहनत करके इन्होंने बनाई थी और उसमें अभी रेफरेंसेस 5 तो फाइल हो चुके हैं आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ। काफी मेहनत और बहुत अच्छी रिपोर्ट थी फेक अकाउंट की। इसमें दो चीज़ें हैं, JIT की रिपोर्ट एक अलग चीज़ है, बशीर मेमन की जो ख्वाहिशात तो थी वो तो एक और चीज़ें थी। उनकी ख्वाहिशात तो बहुत कुछ और करने की थी, उनकी उस वक़्त दाल गलने नहीं दी गई क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ की खुद निगरानी कर रही थी, लेकिन इनकी ख्वाहिशें बहुत सारी थी इस किस्म की हरकतें करने की जो ये इस वक्त बातें कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितने इल्ज़ामात हैं कि ये कुछ समझने से कासिर है कि जी पूरी दुनिया में एक शख्स बशीर मेमन ही था जो ये काम कर सकता था, उसी से फरमाइश की गई। उसके जाने के 1.5 साल बाद अभी तक ये फरमाइश किसी और से नहीं की गई, ना किसी और से कहा गया, ना FIA इनकी कोई कर रहा है। कानून बड़ा वाज़े है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर, स्पेशली जो हाई पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उसके अंदर जो ओवरआर्चिंग जुरिस्डिक्शन है वो NAB की है। NAB के पास सारे केसेस हैं। NAB किसी भी पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव ब्रांच है उसके नीचे नहीं आती, एक इंडिपेंडेंट अदारा है और वो इसी मकसद के लिए है कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करे, उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो।
और नैब के तकरीबन इस वक्त जितने भी अपोजिशन की जमात के लोगों के ऊपर केसेस हैं, इवन हमारी जमात के लोगों के ऊपर केसेस हैं, वो तमाम के तमाम तो 2017-18 में वो स्टार्ट हुए हैं। किसी के ऊपर सोर्स रिपोर्ट है, किसी के ऊपर FMU की STRs निकली हुई हैं। ये तमाम केसेस पहले के शुरू हुए हैं। ये कोई मेरी शहजाद अकबर की ख्वाहिश पे या वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश के ऊपर केसेस नहीं शुरू हुए। ये हार्ड फैक्ट्स के ऊपर, एविडेंस के ऊपर केसेस हैं और ये तमाम केसेस इस वक्त अदालतों में मौजूद हैं। 2.5-3 साल का अरसा गुजर चुका है। अगर इन केसेस के अंदर एविडेंस ना होता, मटीरियल ना होता, तो वो तमाम केसेस ख़त्म हो जाते। आपके CRPC के अंदर एक 265K की प्रोविज़न मौजूद है, जिस केस में कोई शवाहिद ना हो, बुनियाद ना हो, वो 2-3 हफ्तों में खारिज करवाया जा सकता है अदालत से। तो ये लेकिन 265K का इस्तेमाल तो हमने देखा है और सरकारी दस्तावेजात बताते हैं कि जब NRO दिया जनरल मुशर्रफ ने, तो 265K का इस्तेमाल करके बहुत सारे मुकदमात बंद भी किए गए और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे, जिसमें बहुत सारी इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन से बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंटेशन आई, एविडेंस आया। ना सिर्फ ये यूनाइटेड नेशंस को ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम जो स्कैम था उसके दस्तावेजात अक़वाम मुत्तहिदा ने भेजे, लेकिन 265K लगा के सब बंद कर दिए गए। बिल्कुल अरशद, ये तो आपने बड़ी मुनासिब बात इस वक्त कर दी, क्योंकि ये हमारी हुकूमत में हुआ है कि ब्रॉडशीट का जब कमीशन बनाया गया और उसके TORs के मुताबिक जो उसकी फाइंडिंग्स थी, उसके अंदर एक फाइंडिंग जो ये आई कि 2011 से लेके 2017 के बीच में जो केसेस, स्विस केसेस जो थे स्पेशली, उनसे मुतल्लिका केसेस पाकिस्तान में इस बुनियाद के ऊपर बंद किए गए कि वहाँ पे उनका ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। वो सरासर गलत था। वो ओरिजिनल रिकॉर्ड आज भी नैब की तावील में मौजूद है। तो ये चीज़ भी अभी ही इसी दौर के अंदर अनर्थ हुई है। और जिस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के कमीशन बनाए गए, उसमें जब ब्रॉडशीट का कमीशन बनाया गया तो ये चीज़ भी आई है। और अब बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है फेडरल कैबिनेट की कि उन केसेस के अंदर जो पेंडिंग अपील्स हैं उसके अंदर CMs फाइल की जाएं नैब की जानिब से, जिसमें ये जो कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, जिनको एक ऑनरेबल रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेड कर रहे थे, उनको हिस्सा बनाया जाए और ये अदालत को बतलाया जाए कि जिस बुनियाद के ऊपर ये केसेस बंद किए गए थे वो बुनियाद गलत थी, ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद है और इसका ट्रायल होना चाहिए। राइट, वैसे शहजाद अकबर साहब, यहाँ पे नाज़रीन بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Night Hellonia Disney